आज हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात करेंगे, है ना। क्या है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखिए इसमें होता क्या है। अगर सबसे पहले हम लोग आइडियल केस की बात करें, मतलब आइडियल पेंडुलम की बात करें, तो इसमें क्या होता है। जैसे मान लो ये एक सीलिंग है, मतलब छत है, और यहाँ पे एक छत से रस्सी को बांधे हुए हो इस टाइप से, और इस रस्सी में मान लो एक आप पत्थर बांध दिए हो, और इस पत्थर को बोलते हैं बॉब, BOB बॉब। ठीक है। अगर छत से अगर ये पत्थर ऐसे ही बांध के बस छोड़ दोगे तो बस ये रस्सी में ये लटका हुआ रहेगा, ना ये इधर मूव करेगा ना अभी फ़िलहाल इधर मूव करेगा, बस अभी अभी आप ऐसे ही रखे हुए हो। ठीक है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अभी कहाँ पे है पत्थर? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर मान लो इसी पत्थर को आप खींच के इधर लेके आए, ठीक है, तो ऐसा कुछ पेंडुलम बनेगा, और यहाँ से पकड़ के रखे हुए हो। जब इसको पकड़ के रखे हुए हो तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? फिलहाल 0, क्योंकि आप पकड़े हुए इसको। जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा? वेलोसिटी 0 था, तो धीरे धीरे वेलोसिटी इसका इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करते करते इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। और यहाँ के बाद जैसे इधर आएगा, यहाँ के बाद क्या होगा? ये इधर आएगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर से उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? फिर से ये वापस इधर जाएगा, है ना, वापस इधर जाएगा, और इस टाइप से ये ऑसिलेट ऑलवेज करते ही रहता है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन से जिसका डिस्प्लेसमेंट इधर, जितना डिस्प्लेसमेंट इधर बनता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इधर बनता है ऑलवेज, है ना। आइडियल केस में तो यही होता है ना पेंडुलम में, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड क्या होता है? सेम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ये ऑलवेज ऐसे ऑसिलेट करते रहता है, आप कितना टाइम के लिए भी छोड़ दो तब। ये आइडियल केस है। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। रियल लाइफ में अगर मान लो छत में आप एक रस्सी बांध के पत्थर लटका दिए हो, है ना, अगर आप इसको यहाँ पे पकड़ के रखे हुए हो, अगर छोड़ोगे तो क्या होगा? इसका वेलोसिटी फिलहाल 0 होगा, क्योंकि पकड़ के रखे हो। जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा? ये इधर होके यहाँ पे जाके रुक जाएगा, है ना। रुकने के बाद फिर होगा क्या? फिर से ये वापस इधर जाएगा, फिर से ये वापस इधर जाएगा, फिर से वापस इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और रियल लाइफ में तो यही देखते हो ना। छत में मान लो, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मान लो छत में कोई एक रस्सी बांधा हुआ है, और उसमें आप एक पत्थर बांध के धीरे से उसको डिस्प्लेस करके अगर छोड़ोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो रुक जाता है। ठीक है। ये हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। तो इसी ऑसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर यही ऑसिलेशन वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हो जाए तो उसी के लिए उसको बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है। मतलब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या होगा? मतलब टाइम के अनुसार इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और इस केस में क्या होता था? आइडियल के केस में टाइम के अनुसार इसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल ही रहता था बोथ साइड। लेकिन इस केस में धीरे धीरे इसका डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसी केस को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसी का हम लोग कुछ इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, है ना। उस पर देखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट किस रेट से घटेगा बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सब आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है। इसकी बात करेंगे क्योंकि आप 12th तक ये पढ़ते आए हो आइडियल के केस। और 12th में डैम्प्ड ऑसिलेशन भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम पढ़ना रहता है 12th में। ठीक है। तो इसी में हम लोग अब आगे बात करते हैं। देखो देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे मान लो आप इधर की ओर जा रहे हो v वेलोसिटी से। अगर आप बाइक पे इधर जा रहे हो v वेलोसिटी से, आपको रोकने के लिए इधर की ओर हवा एक फोर्स लगाती है ना।
हवा क्या करती है, आपको पीछे की ओर फोर्स लगाती है। आप जितना ज़्यादा स्पीड इसका बढ़ाते हो बाइक का, उतना तेज़ हवा आपको रोकने का कोशिश करती है, उतना तेज़ हवा आपको पीछे की ओर लगती है ना। ये तो आप ऑब्जर्व किए ही होंगे रियल लाइफ में। जितना तेज़ आप आगे की ओर भागोगे, उतना तेज़ हवा आपको पीछे ही लगेगा। भले मैग्नीट्यूड सेम ना हो, लेकिन हवा आपको ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप तेज़ भागोगे तो। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, वेलोसिटी यहाँ पे तो जीरो है, और इक्विलिब्रियम पे आके वेलोसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी जीरो। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे इधर ट्रैवल करते हैं वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। मतलब वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घटने का क्या मतलब है, इधर की ओर वेलोसिटी, इधर की ओर अगर बॉब आ रहा है, पेट्रोलियम का अगर ये बॉब इधर की ओर आ रहा है, तो वेलोसिटी इसका घट रहा है। घटने का क्या मतलब है, इसके अपोजिट साइड कोई एक एक्सीलरेशन लग रहा है ना। अपोजिट साइड क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन। और ये जो एक्सीलरेशन है, ये रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सीलरेशन है। मतलब अगर बॉब इधर जा रहा है, तो कोई फोर्स इसको एक अपोजिट की ओर लग रहा है, इसीलिए बॉब धीरे धीरे यहाँ पे जाके रुक जाता है। ठीक है, और रुकने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, और जितना तेज ये इधर जाएगा, उतना ज़्यादा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से मतलब यहाँ पे आप एक इक्वेशन लिख सकते हो, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ बॉब का। ठीक है, आप इसे यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ डैम्पिंग प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। आप इस तरह का एक इक्वेशन बना सकते हो। और आपको पता है जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ डैम्पिंग। अगर इक्वालिटी की साइन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट हम माइनस बी लेके आते हैं। ठीक है, माइनस बी एक कांस्टेंट आ जाता है, इनटू आप भी कर सकते हो, और ये भी क्या है, ऑसिलेटिंग बॉडी का वेलोसिटी। ठीक है, और इसी भी को आप दूसरे तरीक़ा से इसे भी लिख सकते हो, माइनस बी इंटू टी एक्स बाय डी टी। वेलोसिटी को आप पोजिशन के टर्म में इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, और ये माइनस साइन क्यों है, ये जो फोर्स लग रहा है और इसका जो वेलोसिटी है या फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। जिसे देखो, फोर्स इस पे इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इधर इसका इंक्रीज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फोर्स इसका क्या है, इधर अपोजिट साइड लग रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये बी यहाँ पे क्या है, बी को हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। बी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, आगे और कांस्टेंट निकल के आएगा अलग अलग फार्मूलाज में, तो आप याद रखिएगा बी क्या है, डैम्पिंग, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, कांस्टेंट अलग आ जाएगा। ठीक है, बी को आप क्या बोलोगे, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक फार्मूला मिला, क्या मिला, एफ ऑफ डैम्पिंग को आप लिख सकते हो माइनस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसलिए फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। अगर न्यूटन्स की बात करोगे, न्यूटन साहब ने भी यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, उन्होंने कुछ ऐसा फार्मूला दिया था, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ पर लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से आप ऐसे लिख सकते हो, m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय
डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स बराबर 0। ठीक है, न्यूटन ने एक ऐसा फॉर्मूला बताया था, मतलब एक जनरल इक्वेशन है डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, और ये बी क्या है जो फिलहाल अभी कैलकुलेट अभी जो बताए थे, डैम्पिंग कोफिशिएंट बी। ठीक है, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग के लिए न्यूटन साहब ने लिखा था, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो इस फॉर्मूला से ही आगे हम लोग डैम्पिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इस पे ही 3 केस आगे आएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इसी इक्वेशन को फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर m से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, m बाय m यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पे m से डिवाइड करोगे तो b बाय एम इंटू डी एक्स बाय डी टी, अगर यहाँ से m से डिवाइड करोगे k बाय एम इंटू एक्स बराबर, इधर भी 0 बाय एम करोगे तो 0 बाय एम क्या होता है, 0 ही होता है। तो अपने को नया इक्वेशन ये निकल के आया। ठीक है, और यहाँ भी देखो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये जो b बाय एम है ना, इसको हम 2 बीटा लिख रहे हैं। 2 बीटा क्यों अभी लिख रहे हैं, आगे चल के अपने को समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये जानो हम लोग 2 बीटा इजकल टू क्या लिखे हैं, b बाय एम, और यहाँ पर अगर बीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b बाय 2m। ठीक है, और ये जो बीटा है ना, इस बीटा को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। बीटा क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो b बाय एम को हम लोग क्या लिखें, 2 बीटा, वो बचा क्या, डी एक्स बाय डी टी प्लस यहाँ पे के बाय एम, के बाय, याद करो स्प्रिंग का सोल्यूशन, ये स्प्रिंग का जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उस समय अपने को आया था ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाय एम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओमेगा निकालते तो क्या आ जाता था, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम, ये आपको याद होगा। तो के बाय एम को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है, या फिर आप इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। और ये ओमेगा नॉट क्या है, ये जो ओमेगा नॉट है इसको बोलते हैं नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, ओमेगा नॉट क्या है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अपने को अभी तक ये इक्वेशन मिला है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है, और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखोगे, ठीक है, अगर मान लो ये अपने को डेरिवेटिव अगर अपने को हटाना है ना, तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आपको x इजकल टू ई टू द पावर आर टी प्लेस करते हैं। तो देखो ये अगर ई टू दी एक्स इजकल टू ई टू द पावर आर टी प्लेस करने से क्या होता है, x की जगह x यहाँ पे है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, x का डिफ्रेंशिएशन। तो x को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स बाई डी टी क्या निकल के आएगा। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, जैसा है वैसे ही लिख लो, बाकी ऊपर में जो आर टी है मल्टीप्लाई उसको करोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में आर टी का क्या हो जाएगा, आर, तो डी एक्स बाई डी टी ये हो जाएगा, और आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है। और यहाँ पे है एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन, अगर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर तो एक पहले से, इसको आप लिख लो, इसको आप फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक आर फिर से आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा, एक आर फिर से आ जाएगा, ई टू द पावर आर टी, है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आर टी। अब देखो इसके जगह पे मतलब यहाँ पे आप ये रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आर टी
और यहाँ पे 2 बीटा डी एक्स बाई डी टी के आर इंटू ई टू द पावर आर टी, और यहाँ पे ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पे ई टू द पावर आर टी, मतलब ई टू द पावर आर टी जो है ना इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ई टू द पावर आर टी को कॉमन लेके इधर भेज दोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो बाकी इधर बचेगा क्या, यहाँ पे इसके जगह पे बच जाएगा सिर्फ ई का आर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, तो क्या आप इसके जगह पे लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 2 बीटा, और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, ये तो उधर जाके 0 हो गया था, बाकी बचा सिर्फ आर, तो 2 बीटा आर लिख सकते हो प्लस, और एक्स के जगह पे ये बस था, उधर जाके 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन फिलहाल लिखने को मिला, और यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर मान लो इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या अपने को आएगा, तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक में क्या होता है, आर इक्वल टू, अगर आइडियल इक्वेशन लिखो या फिर जनरल इक्वेशन लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है ना। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालते हो तो क्या होता है, अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालोगे होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर अगर आर का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे ये माइनस टू बीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2 बीटा, तो मतलब 2 बीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 बीटा का स्क्वायर, और माइनस 4ac 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू तो 1 है और सी का वैल्यू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और डिवाइडिंग बाय है 2a 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू तो यहाँ पे 1 है, तो 1 मतलब 2। ठीक है, आर का वैल्यू अपने को ये मिला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 4 है ना, इसको जब इक्वेशन से बाहर निकालोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, है इतना आपको पता होगा मैथ्स। 4 अब अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ वाला 2 ये वाला 2 है ना, दोनों कॉमन लेके एक 2 आ जाएगा और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपको यहाँ पे आर इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या बीटा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा, क्योंकि ये इसका 2 और इसका 2 कॉमन लेके नीचे वाला से कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ बचा आर का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेन थिंग शुरू होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बस इक्वेशन था, आपको उतना समझ में हो सकता है नहीं आया होगा, लेकिन अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करते हैं और आपको यहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आर है, आर का वैल्यू क्या निकला, माइनस बीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो इससे कंडीशन बनेगा, अगर फर्स्ट केस की बात करें, अगर मान लो बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव करने का क्या मतलब है, 0 से बड़ा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर माइनस बीटा है, तो आर का कितना वैल्यू होगा, 2 वैल्यू होगा, एक माइनस बीटा प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू, और दूसरा माइनस बीटा माइनस ये पॉजिटिव वैल्यू, 2 वैल्यू आर का वैल्यू आ रहा है, मतलब आर का यहाँ से 2 डिस्टिंक्ट रूट निकल रहा है। इस केस में आर का क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, आर का मतलब आर का 2 वैल्यू आ रहा है, और इस केस में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा स्क्वायर इसको इधर भेज दोगे तो ग्रेटर देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये हम लोग फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में देखो होगा क्या, ये जो सीलिंग है ना और यहाँ पे बॉब है, अब अगर मान लो इसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके आए हो, इस बॉब को अगर जैसे ही छोड़ोगे ना, इस बॉब को जैसे ही छोड़ोगे तो होगा क्या, सिस्टम
स्लोली यहाँ से ये जो है बॉब, ये स्लोली यहाँ से मूव करके आएगा और धीरे 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 रुक यहाँ पे जाके रुक जाएगा, मतलब इधर नहीं जाएगा। जैसे ही छोड़ोगे आप, क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे आके बस रुक जाएगा। ठीक है, आप डेली लाइफ में इसका एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे मान लो आपका घर का गेट है, ठीक है, जैसे मान लो आपका घर का गेट है और इसमें आप हाईली ऑयल मतलब लगाए हो इसके कब्जा में, ठीक है। अगर आप इसको पूरा खोल के अगर एक बार छोड़ोगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 जाके सट जाएगा गेट। वही वाला कंडीशन यहाँ पे। अगर इसको आप पकड़ के यहाँ पे खींचे हो बॉब को, अगर छोड़ोगे ना, ये वेरी स्लोली मतलब स्लो मोशन में धीरे धीरे आके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाएगा। ये वाला केस इसमें बनता है। इसमें क्या होता है, बॉब ऑसिलेट नहीं करता है। इसमें क्या होता है, ऑसिलेट नहीं करता है, बस क्या होता है यहाँ पे जैसे छोड़ोगे तो धीरे धीरे यहाँ पे जाके रुक जाएगा, समझे, इस केस में। और इसी केस को बोलते हैं डेडबीट केस। इसमें पहले ये बताओ ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लिखोगे, नो ऑसिलेशन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट को क्या लिखोगे, सिस्टम स्लोली रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। सिस्टम स्लोली रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, मतलब ये ऑसिलेट नहीं किया और सिस्टम स्लोली यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आके रुक गया। और इसी केस को बोलते हैं डेड बीट केस। डेड बीट केस, या दूसरे टर्म में इसको लिख सकते हो ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड केस, डेड बीट केस लिखो या फिर ओवर डैम्प्ड केस लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। आपको क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो उसमें बोलेगा कि एक डेड बीट केस है, ठीक है, और उसको लेकर आपको क्वेश्चन देगा। जैसे मान लो इसमें अगर इसका जनरल इक्वेशन की अगर बात करोगे तो इसमें जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है। इसका देखो, अगर यहाँ पे छोड़ोगे इसका पोजीशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर इसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर लिखोगे एक्स ऑफ टी, अगर इसका जनरल इक्वेशन की बात करोगे उसमें आता है इक्वेशन ए इंटू ई टू द पावर r1t प्लस p इंटू ई टू द पावर r2t। ये इसका जनरल इक्वेशन आता है। मतलब अगर क्वेश्चन में डेडबीट केस लिख दिया है या फिर ओवरडैम्प्ड केस लिख दिया है, ठीक है, तो उस केस में आप पोजीशन का इक्वेशन ये लिखोगे और इसी इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और यहाँ पे r1 r2 क्या है, यहाँ पे रूट से इस इक्वेशन का जो हम लोग पहले सॉल्व किए थे, ठीक है। और यहाँ पे टी टाइम है और ए और बी क्या है, ए बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। टाइम मान लो दे दिया गया आपको, r1 r2 का वैल्यू दे दिया गया है और ए बी का वैल्यू दे दिया गया है, तो बोलेगा कि इस टाइम में बताओ बॉब का पोजीशन क्या होगा, तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। या फिर पूछेगा उस पोजीशन पे उस बॉब का वेलोसिटी क्या होगा, तो पोजीशन का इक्वेशन आपको पता है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो पोजीशन का पता है टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन, तो इसी को एक बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर पूछ ले उसी टाइम पे एक्सेलरेशन बताओ, फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, डेडबीट केस। और डेडबीट केस के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, ये जो बीटा स्क्वायर है, ये बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अगर मेंस में पूछेगा तो मेंस में बस ऐसा ही 4 का ऑप्शन दे देगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, है ना, या फिर नन ऑफ दीज पूछ देगा। डेडबीट का कौन सा ये इक्वेशन सही है, तो फिर आप इसमें टिक लगाओगे, बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर। मेंस या नीट में इतना ही हल्का पूछेगा, ठीक है। अगर एडवांस की बात करोगे तो डेडबीट केस का पहले क्वेश्चन में मेंशन करेगा, उसके बाद कुछ इसका वैल्यू देगा, मतलब इसमें जो जितने भी अननोन है, अननोन टर्म्स, उसका वैल्यू कुछ देगा। उसके बाद आपको पोजीशन, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन पूछ सकता है, ठीक है। अगर इसी में सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या हो सकता है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नेट का स्क्वायर, है ना। एक बार क्या था, ये बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा नेट का स्क्वायर, अब इसके जगह क्या आ गया, इक्वल का साइन। अगर मान लो ये दोनों टर्म बराबर हो जाए,
ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। दोनों बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कट के जीरो हो जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या, सिर्फ माइनस बीटा प्लस माइनस जीरो। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है, सिर्फ माइनस बीटा। तो इस केस में आर का बस एक वैल्यू आ रहा है माइनस बीटा, मतलब इसमें रूट्स क्या है, सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है। क्या लिखोगे, रूट्स आर सेम, ठीक है। किस केस में, इस केस में, ठीक है। और इस केस में होगा क्या, ये जो बॉब है, अगर मान लो इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आए हो, है ना, अगर छोड़ दोगे ना, ये फटाक से यहाँ पे आ जाएगा, और फटाक से तो आएगा यहाँ पे, ये उस समय ऑसिलेट नहीं करेगा, आ तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, बस यहाँ पे आएगा, फटाक से रुक जाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। इसमें क्या होता था, स्लो मोशन में यहाँ पे आकर रुकता था, इसमें क्या होगा, फास्ट में आके यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर इस केस का अगर जनरल इक्वेशन आप लिखोगे, तो जनरल इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो इस केस में आप जनरल इक्वेशन लिखोगे एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए प्लस बी टी इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। ये सब इक्वेशन कैसे आता है, इस पे अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसके अगर डेप्थ में जाओगे तो आपका 2-3 घंटा टाइम बर्बाद भी होगा, और आप सही से समझ भी नहीं सकते हो कि ये इक्वेशन बना कैसे। इसलिए इस पे दिमाग आप लगाओ ही मत, सीधा समझो कि अगर ये केस आ रहा है बीटा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इस केस में हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और इस केस को बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आके ये बस रुक जा रहा था, फास्ट आ रहा था लेकिन रुक जा रहा था। तो इस केस में क्या लिखोगे, फास्टेस्ट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, फास्टेस्ट रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ऑसिलेशन नहीं हो रहा था, मतलब नो ऑसिलेशन, ठीक है। और उसका यूज आप बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में यूज कर सकते हो, है ना। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जनरली इम्पल्स करंट को मेजर करता है, मतलब चार्ज को पहले मेजर करता है, उस चार्ज से आप इम्पल्स करंट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, इसको बैलिस्टिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। और उसी रेसिस्टेंस के कारण ये फास्ट आके यहाँ पे रुक जाता है ना। वही रेजिस्टेंस को रोकने का काम करता है बैलिस्टिक रेजिस्टेंस, इसको आप बोल रहे हो, ठीक है। अगर तीसरे केस की अगर बात करोगे, ठीक है, तीसरे केस की बात करोगे तो क्या होगा, मतलब बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था, ग्रेटर, सेकंड केस में इक्वालिटी का साइन, और थर्ड केस में लेस देन का साइन। तो थर्ड केस में आप क्या लिखोगे, बीटा स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या होगा, इस केस को बोलते हैं अंडर डैम्प्ड, ठीक है, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ पे ऑसिलेशन लिखना सही बात है नहीं, क्योंकि वो तो एक ही बार यहाँ पे आकर रुक गया था, तो ऑसिलेशन यहाँ पे लिखोगे, सिर्फ लिखोगे क्रिटिकली डैम्प्ड। और इसके मतलब यहाँ पे तो मैंने ऑसिलेशन लिखा है नहीं, सिर्फ डेड वेट केस लिखा या फिर ओवर डैम्प्ड केस लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा था, बस एक बार आकर रुक जा रहा था, और यहाँ पर भी एक बार जाके रुक गया, इसलिए आप यहाँ पर ऑसिलेशन नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, क्रिटिकली डैम्प्ड। और यहाँ पर देखो हम लोग ऑसिलेशन लिखेंगे अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, कब, जब बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर है,
ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और जनरली यही एक थर्ड केस आप लोग 12th में पढ़ते हो। देखो इस केस में होगा क्या, जैसे मान लो ये सीलिंग है और ये एक बॉब है, और इस बॉब को मान लो पकड़ के आप यहाँ पे रखे हुए हो, ठीक है, पकड़ के रखे हुए हो। जैसे ही छोड़ोगे तो इस केस में ऑसिलेट करेगा, पहले इधर जाएगा, है ना, जैसा फर्स्ट केस में बताए थे, मतलब जब शुरू में हम लोग ऑसिलेशन की बात कर रहे थे, इस केस में मतलब जैसे छोड़ोगे धीरे 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 रुक जाता है, वही केस है ये बता। मतलब ये जैसे ही यहाँ से छोड़ोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहले बड़ा एम्पलीट्यूड आएगा, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड छोटा होते 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 रुक जाता है, ठीक है। तो इस केस को क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, या फिर सीधा सीधा इसको ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हो, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और इस केस में जैसे देखो बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा नेट का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर मतलब ये वाला जो है इससे छोटा है, मतलब निगेटिव वाला टर्म इससे बड़ा है, मतलब इसके अंदर क्या है, निगेटिव, और स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव रहने का मतलब है कि ये इमेजिनरी है, ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी। और स्क्वायर रूट के अंदर कभी ये निगेटिव चीज़ नहीं रहती है, जनरल इक्वेशन में अगर बात करोगे, अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ गया मतलब ये इमेजिनरी है, मतलब इसका रूट्स कम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, तो इस केस में आप रूट्स क्या लिख सकते हो, माइनस बीटा, ये माइनस बीटा प्लस माइनस इमेजिनरी के लिए हम लोग आई लिखते हैं, आई, और इस पूरे को स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर मान लो ओमेगा डी है, ओमेगा डी, ठीक है। और ये ओमेगा डी क्या है, ये जो ओमेगा डी है ये फ्रीक्वेंसी है लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ठीक है। और ओमेगा नॉट क्या था, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या बोलोगे, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा डी हम लोग किसको मेंशन किए हैं, ओमेगा डी स्क्वायर रूट ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इसी को लिखे हैं ना ओमेगा डी। ये देखो ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इसी की जगह हम लोग क्या लिखे हैं, ओमेगा डी। और आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट है वो निगेटिव में है, बात समझ में आया। तो ये क्या है, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होगा, ये वाला आप याद रखोगे, ठीक है। और इस केस में अगर आप ये मान लो ऐसे पोजीशन इसका चेंज हो रहा है ऑलवेज, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन की बात करोगे तो एक्स ऑफ टी क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ टी ए इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी इंटू कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाई, ये इक्वेशन लिख सकते हो। ये आप देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मतलब ये जो पोजीशन आ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिक्रीज कर रहा है, करने का मतलब है इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ये वाला एम्पलीट्यूड करने, इसका यहाँ से यहाँ तक एक एम्पलीट्यूड है, फिर यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, तो टाइम के अनुसार ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, और किस अनुसार घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ठीक, ये आप मेंशन कर सकते हो। और दूसरा बात क्या लिख सकते हो, सिस्टम ऑसिलेट्स बट ग्रेजुअली सेटल्स टू इक्विलिब्रियम, क्या लिख सकते हो, सिस्टम ऑसिलेट तो करता है, ऑसिलेट्स बट ग्रेजुअली सेटल्स टू इक्विलिब्रियम, मतलब लास्ट में धीरे धीरे ये इक्विलिब्रियम पे जाकर रुक जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ में आया आपको? पोर्शन का टाइम के अनुसार आपका ये इक्वेशन है और इसका एम्पलीट्यूड जो है एक्सपोनेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है तो किस रेट से कम हो रहा है, अगर ये रेट निकालोगे ना तो इस रेट के लिए आपको एक टर्म आता है लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट, ठीक है, इसको डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट को, ठीक है। और ये लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट क्या अपने को बताएगा? ये अपने को ये बताएगा कि इसका एम्पलीट्यूड जो कम हो रहा है किस रेट से कम हो रहा है। यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है? एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है ना, लेकिन किस रेट से कम हो रहा है इस इक्वेशन से अपने को पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए अपने को लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट बता देगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है वो किस रेट से कम हो रहा है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू एल एन, यहाँ आप लिखोगे एक्स ऑफ एन डिवाइडिंग बाय एक्स ऑफ एन प्लस 1। इसका क्या मतलब है? रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड। सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक बार गया, ठीक है, फिर दूसरा बार में जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जैसे मान लो एक बार में यहाँ गया और दूसरा बार में सक्सेसिव में यहाँ से यहाँ तक मान लो गया, कम थोड़ा सा, तो एक्स एन क्या लिखोगे? ये एक्स एन ये वाला बड़ा वाला, और एक्स एन प्लस 1 क्या लिखोगे? ये छोटा वाला, ठीक है। फिर एक्स एन प्लस 2 क्या लिखोगे? फिर से तीसरा बार में जो जाएगा वो वाला। फिर एक्स एन प्लस 4 क्या लिखोगे? फिर चौथा बार में जो जाएगा वो वाला एक्स एन प्लस 3, ठीक है। मतलब एक्स एन और एक्स एन प्लस क्या है? एक्स एन प्लस 1 क्या है? सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का रेशियो है ये। लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, एल एन एक्स एन डिवाइडेड बाई एक्स एन प्लस 1, और एक्स एन क्या है? एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एक्स एन प्लस 1 क्या है? ये भी एम्पलीट्यूड ही है लेकिन इसके जस्ट बाद वाला एम्पलीट्यूड है, समझिए। या दूसरे तरीक़ा से आप डेल्टा ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, जैसे मान लो 1/n इंटू एल एन एक्स नॉट डिवाइडिंग बाय एक्स एन। इस इक्वेशन से कैसे फाइंड करोगे? और n क्या है यहाँ पे? n है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जिससे आपको बोल देगा कि एक ये क्या है, पेंडुलम है और ये यहाँ से यहाँ तक मान लो आया, तो इनिशियली मान लो इसका जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट था ना वो एक्स नॉट था, और मान लो n नंबर ऑफ ऑसिलेट करने के बाद इस टाइप से इसका मान लो इसका जो अब नेक्स्ट जो एम्पलीट्यूड बना n नंबर के बाद वो एक्स एन बना, ठीक है। तो एक्स नॉट डिवाइडिंग बाय एक्स एन, और ये 1/n और ये एल एन है। तो रेट आप कैसे फाइंड कर सकते हो? मतलब एम्पलीट्यूड किस रेट से डिक्रीज करता है? 1/n इंटू एल एन एक्स नॉट डिवाइडिंग बाय एक्स एन। एन यह है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और एक्स एन क्या है? एन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बाद जितना ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड बन रहा है वो, और एक्स नॉट इनिशियल एम्पलीट्यूड, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि इनिशियल एम्पलीट्यूड है, मान लो एक्स नॉट है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और मान लो फाइनल एम्पलीट्यूड है आफ्टर 20 ऑसिलेशंस, ये मान लो है, इसको क्या लिखोगे? x20, इसको मान लो ये x20 बराबर 3 सेंटीमीटर है ना। मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड 20 है और 20 ऑसिलेशन के बाद इनिशियल एम्पलीट्यूड 30 है और 20 ऑसिलेशन के बाद इसका एम्पलीट्यूड बन गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ 30 से 3,
है ना 20 बार में, तो किस रेट से डिक्रीज हुआ वो रेट बताओ। तो आप रेट कैसे निकालोगे, वो रेट क्या किससे आप फाइंड कर सकते हो, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट से। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा निकालोगे तो डेल्टा क्या आ जाएगा 1/n, और n क्या है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितना है 20 इंटू ln x नॉट मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड 30 डिवाइडिंग बाई xn, फाइनल एम्पलीट्यूड वो क्या है 3। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ln 10 हो जाएगा, डेल इजकल टू 1/20 इंटू ln 10, और ln 10 का वैल्यू क्या होगा, तो ln 10 का वैल्यू आपको हो जाएगा ln 10 का वैल्यू हो जाएगा 2.303, इसका वैल्यू 2.303 और डिवाइडिंग बाय 20। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 0.1115, इस टाइप से 0.115, मतलब इस रेट से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में सारी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक को लेके आएंगे और उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी क्वेश्चन पे। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको क्वेश्चंस कुछ दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आप देखो, ये आप 4, 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हुए हैं। 2019 में आया था, फिर ये 2020 में, 21 में, फिर ये 23 में। तो आपसे ये 4 क्वेश्चंस अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए।